हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में। दोस्तों, जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हमारी क्लास 10th NCERT की बुक से लिया गया एक चैप्टर है। अगर इस बुक के लिहाज से देखा जाए तो ये 6th चैप्टर है और बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये 1st चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में हम पहले बहुत सी डिस्कशन कर चुके हैं और इसके एक एक टॉपिक को सही तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं विद डायग्राम। साथ ही इसके PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। आज हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। दोस्तों, जो इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको कभी भी इनकी ज़रूरत हो तो आप 1 क्लिक पर इनको आप देख सकें और अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, इनको क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। ये पूछ रहा है कि किडनी हमारे ह्यूमन बॉडी में किसका पार्ट है और क्या काम करती है। तो इसने ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रिशन का, दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेशन का, तीसरा ऑप्शन है एक्सक्रीशन का और चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। तो दोस्तों, हमें क्या पता है कि रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग से होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड से होता है और जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा किससे होता है, हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पता चलता है कि हम ऑटोट्रोप्स हैं या हेटरोट्रोप्स हैं, हम कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि किडनी हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करती है, तो आंसर आएगा एक्सक्रीशन का काम करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, किडनी हमारे बॉडी के अंदर किसका पार्ट होती है, एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहां पर मार्क भी कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है किसके बारे में, पहला क्वेश्चन है किडनी के बारे में। किडनी यहाँ क्या काम कर रही है, किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है, एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये कह रहा है कि जाइलम हमारे प्लांट्स के अंदर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं कि जाइलम हमारे यहाँ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें क्या पता है कि जाइलम क्या काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और चौथा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप पहला क्या करेंगे, टिक करेंगे, ए है इसका आंसर। इसका मतलब इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो फूड के ट्रांसपोर्ट है उसका काम कौन करेगा, उसका काम फ्लोएम करेगा। जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है या मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम है वो क्या करे, कौन करेगा, वो जाइलम करेगा। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरतें क्या क्या होती हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था जब इस चैप्टर को शुरू किया था कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किनके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। किसकी सहायता से वो खाना बनाते हैं, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है, जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, वो सनलाइट की हेल्प लेते हैं और किसकी हेल्प लेते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ऑप्शन क्या पूछ रखा है, पहला ऑप्शन है CO2 एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सनलाइट। तो हमने क्या कहा है, चारों ही काम आते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द वो, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
चौथा क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी कब बनेगा और कहाँ पर बनता है, ये क्या कह रहा है कहाँ पर बनेगा। तो चौथा क्वेश्चन है जो आंसर होगा उसका ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कैसे रेस्पिरेशन की बता रहा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का बता रहा है। क्या कह रहा है ये, क्या होगा पायरुवेट से जब ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में होगा। अगर वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन होती तो ये क्या कहता, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एल्कोहल होता या इथेनॉल होता है, मिथेनॉल होता। तो ये कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। क्या प्रोड्यूस करता है ये ध्यान रखेंगे, CO2, H2O एंड एनर्जी। ये हमारे चारों MCQ यहाँ हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन में इसने किडनी के बारे में पूछा, दूसरे में जाइलम के बारे में पूछा, तीसरा प्लांट्स के बारे में पूछा कि ये अपना खाना कैसे बनाता है, चौथा इसने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है या ऐसे प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। अब हम पांचवें क्वेश्चन से, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है यहाँ से शुरू करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर फैट डाइजेस्ट कैसे होता है और ये कहाँ होता है। वेयर डज दिस टेक्स प्लेस, ये पूछ रहा है कि कहाँ होता है और कैसा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है फैट डाइजेशन का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर क्या कहें, कम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सिंपलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या प्रोसेस होगा, ये एमल्सिफिकेशन का एक प्रोसेस होगा। एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, अब ये पूछना चाह रहा है। ये एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहाँ होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक्स प्लेस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टेक्स प्लेस होगा। यहाँ क्या होगा, लीवर से तो क्या आएगा, बाइल डक्ट आएगा या बाइल साल्ट आएगा, बाइल जूस या बाइल डक्ट आएगा। और पैनक्रियास से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा। ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये दो जूस आएंगे, ये फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करेंगे, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहेंगे। ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ये छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर सलाइवा क्या हेल्प करता है या कैसे हेल्प करता है। ये किसकी बात कर रहा है, ये सलाइवा की बात करता है। ये क्या कह रहा है, सलाइवा हमारी क्या हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए सलाइवा होता क्या है। जो हमारे मुंह के अंदर जो लिसलिसा पार्ट है, जो थूक है या पानी जैसा वाटरी पार्ट है, क्या है, वाटरी पार्ट है, उसे हम सलाइवा कहते हैं। यह कहाँ से निकलता है, ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है का तात्पर्य ये है कि जो हमारी जीभ के अंदर, जीभ के जो नीचे होता है वो ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वहां से सलाइवा निकलता है। अब ये क्या कह रहा है कि क्या काम करता है, तो ये हमारे खाने को वाटरी मोड जो मोड होता है उसको प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हमारे खाने को निगलने में हमारी हेल्प होती है। क्या होती है, सलाइवा क्या करता है, हमारे खाने को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये वाटरी होता है।
ठीक है, इसी कारण डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा जैसे ही नीचे जाएगा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे मुंह में अटका रह जाएगा तो हमारे मुंह के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अब ये 7वां क्वेश्चन पूछता है। 7वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट बाय प्रोडक्ट्स। ये क्या कह रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होती है और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन करता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, ये क्या करेंगे, CO2 और H2O की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये ग्लूकोज ये क्या है, इसकी एनर्जी है, इसका फूड है। इसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को भी बोल सकते हैं, या जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसे भी हम इसका बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जो मेन प्रोसेस हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। तो ये क्या कहता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास क्या, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, एक वाटर होनी चाहिए, और क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। और क्या होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर या तनों के अंदर ये पाया जाता है। और सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिसके अंदर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रोफिक कहा गया है। अब 8वां क्वेश्चन हम करते हैं। ये कह रहा है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, या आप यहीं पर ही क्वेश्चन नंबर 7 डाल लीजिए। 7 का आंसर यही है, ये रिएक्शन है जिसके जरिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। 8वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क होता है। एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क होता है। एरोबिक क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है और गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं होता है। अब ये क्या कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होती है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों ही जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही जगह होती है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली लार्ज एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि हम होते हैं। ह्यूमंस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। और अनारोबिक किसके अंदर पाया जाता है, जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, वायरसेस के अंदर मिल सकता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मिल सकता है। और किसके अंदर मिल सकता है, हाइड्रा के अंदर मिल सकता है, या और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन मिल सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर मिलेगा, वो ह्यूमंस के अंदर मिलेगा, यानी कि लार्ज ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हमने क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है। इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इथेनॉल या फिर क्या कहें तो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। अब हम 9वें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या कह रहा है, ये एल्वोलाई के बारे में पूछ रहा है कि एल्वोलाई का ऐसा कैसे स्ट्रक्चर है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर यहां 9 डालेंगे। ये कह रहा है एल्वोलाई के बारे में,
एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कितने होते हैं ये? दोनों लंग्स को मिला लिया जाए तो 700 मिलियन होते हैं, और सिर्फ एक लंग्स की बात करें तो ये 300 से 350 मिलियन होते हैं इन वन लंग। और 700 मिलियन कितने में होते हैं? 2 लंग्स में होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके अंदर जो इसकी वाल होती है वो 1 सेल थिक होती है। जो इसकी वाल होगी वो क्या है? 1 सेल थिक। और क्या होगी? बहुत सी ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज यहां प्रेजेंट होंगी। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या होगा? जो इसके अंदर एयर है और जो ब्लड कैपिलरीज के पास जो गैसेस हैं उसका आपस में एक्सचेंज होगा। जो इसके पास गैस है और जो एल्वियोलाई में एयर है या गैस है उसका क्या होगा? आपस में एक्सचेंज होगा। ये इतना बड़ा होता है, अगर इसको खोल दिया जाए आपस में तो ये कितना हो जाएगा? लगभग ये 80 मीटर स्क्वायर का बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगर आपका पास ऑप्शन है लंग्स का तो लंग्स करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में लंग्स भी है और एल्वियोलाई भी है तो आप अपना ऑप्शन क्या करेंगे? आप अपना ऑप्शन एल्वियोलाई करेंगे। वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन होती हैं। ये क्या होते हैं? तने क्या होते हैं इसके? ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल्स होते हैं। तो एल्वियोलाई के बारे में हम क्या कहेंगे? अगर कोई पूछ ले हमसे कि एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स, दूसरी बात क्या कहेंगे? इट इज ए स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इट हैव ए स्ट्रक्चर नेम ब्रैंक्यूल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस हियर। फिर क्या कहेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन गैसेज ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट सराउंडिंग द एल्वियोलाई। उसके पास जो गैसेज होते हैं, दोनों की गैसेज आपस में एक्सचेंज करते हैं। गैसेज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई एंड गैसेज प्रेजेंट इन ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई। ठीक है, इसके बीच क्या होगा? गैसेज का एक्सचेंज होगा। अगर इसके एरिया की बात करें तो 80 मीटर स्क्वायर है। नंबर की बात की जाए तो 700 मिलियन इसके नंबर है दोनों लंग्स को मिलाकर, और सिंगल लंग्स की बात करें तो 300 से 350 मिलियन के इसके नंबर पहुंच जाएंगे। ये क्या है? 1 सेल थिक होते हैं और बहुत सी ब्लड कैपिलरीज इसके पास प्रेजेंट होती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कह रहा है क्वेश्चन 10 में कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्या डिसीज होती है? एनीमिया आरबीसी की कमी के कारण हो जाता है, या कहे तो ब्लड की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाता है। अब ये क्यों होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड बाइंडिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग एजेंट है। मेनली कहा जाए तो ऑक्सीजन और ब्लड की बाइंडिंग करने में हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आरबीसी की भी कमी हो जाएगी। इस कारण हमारी बॉडी के अंदर एक डिसीज हो जाएगा जिसको हम एनीमिया कहते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि हमें आप एक ऐसा प्रोसेस बताइए डबल सर्कुलेशन नाम का, ये किसके अंदर मिलता है और ये कैसे होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस किसमें होता है? जनरली 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला तो वो जिसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दूसरा वो जिसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चौथा वो जो जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
4 चैम्बर हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म हम होते हैं, यानी कि ह्यूमन। हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही किसी के अंदर से ब्लड रिलीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके अंदर से ब्लड निकल जाएगा। लेकिन जिसके अंदर, जिस भी चैम्बर के अंदर ब्लड आता है वो एक्सपेंड हो जाता है। वो मैंने आपको डबल सर्कुलेशन के वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझाया था। तो आपको अगर ये टॉपिक समझना है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर होता है। अब ये कैसे होता है कि यहां पर 4 चैम्बर हार्ट है, देखिए आप, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है और ये क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब ये क्या कह रहा है कि एक चैम्बर्स में तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो कह रहा है कि लेफ्ट ऑरिकल, यहां क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर कहां जाएगा, बॉडी में। बॉडी से क्या होगा, ये कहां जाएगा, ये राइट ऑरिकल में जाएगा। ये कहां जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। ये राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया, बॉडी में गया, बॉडी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यहां क्या आया, राइट ऑरिकल के पास क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये कहां गया, राइट वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास क्या हुआ, लंग्स के पास ये वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला गया। ये क्या कर रहा है, 2 बार चक्र काट रहा है, किस लिए, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में सेपरेट रहे। इसलिए ही इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि ये जो ब्लड होगा वो 2 बार हार्ट के अंदर ट्रैवल होगा। किस लिए, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में सेपरेट रहे। ये जनरली लार्ज ऑर्गेनिजम्स में होता है, ताकि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर कोई भी कमी ना रह जाए। अब अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ये 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ यही डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है। इसको क्या चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी ट्रांसपीरेशन पुल चाहिए। जबकि फ्लोएम को क्या चाहिए, यहां मैं फ्लोएम लिख देता हूं, फ्लोएम को एटीपी चाहिए, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। वो क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो ही एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है। इसमें कौन हेल्प करता है, इसकी एटीपी हेल्प करता है। फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होगा, इस कारण इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जो जाइलम के अंदर होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन द अपर डायरेक्शन होगा, ओनली रूट से वोल बॉडी की तरफ होगा, रूट से पूरी प्लांट बॉडी की तरफ होगा। इस कारण जाइलम के अंदर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू फ्लोएम। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। आखिरी ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है आपको एल्वोलाई ऑफ द लंग्स और नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, ये दोनों के अंदर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहला हमने एल्वोलाई के बारे में बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। पहला डिफरेंस एल्वोलाई का आप यही लिख देंगे कि एल्वोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। जबकि जो नेफ्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो किडनी में पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं।
ये क्या है, नेफ्रॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो कहां से एंटर होता है, वो रीनल आर्टरी से एंटर होता है। ब्लड क्या होगा, रीनल आर्टरी से एंटर होगा, रीनल आर्टरी से एंटर होगा। कहां जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, कहां, जो बोमेन्स कैप्सूल है उस तरफ जाएगा, और वहां क्या होता है, वहां कैपिलरीज होती हैं, ब्रांच में वो डिवाइड हो जाता है। ऐसा बीन कलर का स्ट्रक्चर का आपका किडनी होती है। यहां क्या होता है, ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती है, ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं, और जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका आगे पास होना शुरू कर देते हैं, और कहां होते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां होना शुरू हो जाते हैं। 3 प्रकार के ट्यूबुल्स होते हैं आपके, एक तो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स, रीनल ट्यूबुल्स और कंडक्टिंग डक्ट। 3 प्रकार के आपके डक्ट होते हैं, या इनको ट्यूबुल्स भी कह दिया या डक्ट भी कह दिया जाए, ये दोनों, ये 3 आपके प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल होता है उसके बारे में मैंने क्यों डिस्कस किया, जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल होता है उसके अंदर ही रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। मैं यहां लिख देता हूं, प्रोक्सिमल डक्ट के अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। कौन से रीअब्जॉर्ब होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या प्रोटीन्स का रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, आज हमने लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज की। ये हमने क्यों की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं उसका हमें एक क्विक रिव्यू भी चाहिए कि हमने जो आंसर किए हैं वो ठीक है या नहीं है। जो हमने आपसे कंसेप्ट पढ़े थे, जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो ठीक है या हमारे उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिएगा, दोबारा से इनको पहले पढ़िएगा, इस लेक्चर को देखिएगा, उसके इस जो अपना लेक्चर है इसके साथ साथ मैंने एक पीडीएफ की फाइल भी अटैच की हुई है। उस पीडीएफ फाइल के अंदर विद डायग्राम्स आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं, और आप उनकी सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आपने जो आंसर किए हैं वो ठीक है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।